तो हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अभी की दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने आईएनएम का सीरीज़ स्टार्ट किया था और पिछला जो चैप्टर था हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य जो अधिवेशन थे उनको हम लोगों ने 1912 ईस्वी तक पढ़ चुके थे, जो कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ थे। आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला हम लोग देखते हैं 1916। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 1916 का अधिवेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नरम दल और गरम दल के बीच मध्यस्थता। यानी पहले देख लेते हैं, ये स्थान था आपका लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। और इनका तथ्य जो है, हम लोगों ने देखा था कि सूरत विघटन जब हुआ था 1907 में, आप लोगों को पता होगा, जिसमें नरम दल और गरम दल में टूट पड़ गई थी, यानी दोनों बिछड़ गए थे। तो इसमें वहाँ आके नरम दल और गरम दल के बीच समझौता होगा, यानी मध्यस्थता करेंगे कौन? तिलक और एनी बेसेंट। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बीच समझौता करेंगे और मध्यस्थता कौन करेंगे? जिन्ना और तिलक। यानी ये जिन्ना जो है, कौन जिन्ना है? वही जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए विरोध कौन करते हैं। मदन मोहन मालवीय जो होते हैं, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन जो दे दिया जाता है उनका ये विरोध करते हैं। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है 1917 को। ये पटना विश्वविद्यालय अधिनियम जो बोला जाएगा पारित होता है 1917 ईस्वी में। आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें सरोजनी नायडू ने पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए, मतलब सरोजनी नायडू पहली बार कांग्रेस में शामिल होती है 1916 के अधिवेशन में। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि 3 महिलाएं होती है जो कांग्रेस की अध्यक्षता भी करती है, तो आगे हम लोग को पता चलेगा। और आगे चलते हैं कि तिलक ने इसी अधिवेशन में आईएनसी में पुनः शामिल हुआ, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, ये पुनः इसमें शामिल होते हैं। अब आईएनसी में तिलक अभी शामिल क्यों होते हैं, तो इसका भी रीज़न है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि 1907 में जो फूट पड़ा था, उसके बाद 1908 में जितने भी गरम दल के नेता थे और कांग्रेस ने अपना संविधान लॉन्च भी किया था, यानी संविधान बनाने का बात भी किया था। तो उसके बाद से 7 वर्षों तक, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हाँ 7 वर्षों तक, 7 या 6 वर्षों तक सारे जितने भी गरम दल के नेता हैं उनको कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो यही है, माफ़ कीजिएगा, यही तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक 1908 से 14 तक जेल में रहेंगे, मांडवी जेल में, मांडले जेल में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मांडले जेल में। अब ये जेल क्यों जाते हैं, तो इनके ऊपर मुकदमा चलता है। उसके बाद ये 1908 में जेल जाते हैं और 14 में वापस आते हैं। तकरीबन इन्होंने 6 साल जेल में बिताए। अब आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे ही वो 14 में जेल से निकलते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, जो कि ये दोनों जो थे, ये तिलक को आईएनसी में देखना नहीं चाहते थे। ये बोले थे, मैं जीते जी कभी भी तिलक को आईएनसी में सदस्यता नहीं लेने दूंगा। तो ये जैसे ही जेल से 1914 में निकलते हैं तो इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, 1915 में और 1916 में। 1915 में इन दोनों की मृत्यु होती है, जिसके बाद 1916 में तिलक ने आईएनसी ज्वाइन किया। तो आगे चलते हैं 1917 के अधिवेशन में। तो ये होता है आपका कलकत्ता। अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल की निवासी होती है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी यही एनी बेसेंट ही करती है। तो इनके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर कहा जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्षता में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट।
और ये प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष भी थी। उद्योग विस्तार संबंधित प्रस्ताव को भी पारित किया गया इसमें, और इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया, तो 1917 के अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 1918 के अधिवेशन में। तो यहाँ देखते हैं 1918 का अधिवेशन क्या कहता है। इसमें एक विशेष अधिवेशन भी होता है, तो स्थान होता है बॉम्बे और सैयद हसन इमाम। आपको हमने बताया था कि अधिवेशन 2 टाइप का होता है, एक वार्षिक होता है और एक विशेष। तो विशेष और वार्षिक का अर्थ भी बताए थे। वार्षिक तो हर साल एक बार होता है, और विशेष किसी विकट परिस्थिति या कोई ऐसी परिस्थिति में लाई जाती है जिससे मतलब कोई ऐसी परिस्थिति जब पनपती है कि ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हाँ मीटिंग कराया जाए, तो वो अध्यक्षता विशेष अधिवेशन में किया जाता। तो 1918 में भी विशेष अधिवेशन हुआ था। तो चलिए इसके तथ्य को जानते हैं। इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ। देखिए रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट इसको काला कानून भी कहा जाता। तो मौलिक अधिकार पर विचार विमर्श भी हुआ इसी अधिवेशन में। आगे चलते हैं 1918 के विशेष अधिवेशन में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये 1918 का वार्षिक अधिवेशन में स्थान दिल्ली होता है, अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय होते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है हिंदी भाषा में प्रयोग पर जोर दिया जाता है। कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन होता है। देखिए हिंदी भाषा में तो जोर दिया गया, लेकिन कांग्रेस में फिर से ये विभाजन हो जाता है, यानी फिर से एक बार क्या पड़ जाती है, फूट पड़ जाती है 1918 में। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं 1919 के अधिवेशन को। 1919 का अधिवेशन अमृतसर में होता है, जिनकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। अब ये तथ्य है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित होता। आप लोगों को पता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है 13 अप्रैल 1919, ये बहुत ही ऐतिहासिक एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट की कड़ी आलोचना की गई, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये कुछ 1919 की तथ्य हैं। अब 1920 का अधिवेशन आता है। इसमें देखिए वार्षिक तथा विशेष दोनों अधिवेशन होता है, और 1920 में ही आप लोग को पता है कि गांधी जी के नेतृत्व में पहला सबसे बड़ा आंदोलन स्टार्ट होता है, असहयोग आंदोलन। आगे चलते हैं। 1920 का विशेष अधिवेशन देखते हैं, कलकत्ता में होता है, और इनकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं। तथ्य है कि 1920 में आपका देखिए 1920 में जो लाला लाजपत राय आपके अध्यक्षता करते हैं, तो उसमें को कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन का जो शुरू करने का प्रस्ताव जो है ये अस्थायी रूप से पारित कर दिया जाता है। अब वहीं बिहार के संदर्भ में 1920 जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस का ये 12वां अधिवेशन चल रहा था 1920 में, और स्थान था भागलपुर। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये है बिहार प्रांतीय कांग्रेस, और ये भी 1920 में सितंबर के माह में बैठक जो करते हैं, उसमें कहते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव पारित होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रस्ताव पारित हुआ, यहाँ से भी प्रस्ताव पारित हुआ। अब देखते हैं वार्षिक अधिवेशन में। तो 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो होता है नागपुर, और अध्यक्ष होते हैं वीर राघवाचारी। और इसमें कहा जाता है असहयोग आंदोलन के सभी कार्यक्रम का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित हो जाता, यानी कहा जाता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन होगा। आगे चलते हैं। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित हुआ। देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों ने 1920 के वार्षिक अधिवेशन से देखे। अब आगे जैसे जैसे जाएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए। 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद में होता, अध्यक्षता हकीम अजमल खां करते हैं। अब क्यों करते हैं हकीम अजमल खां? क्योंकि चित्तरंजन दास इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ये जेल में रहने के कारण इसको हकीम अजमल खां को अपने स्थान पर नामित किया गया था। अब इसकी अध्यक्षता भाषण CR दास की जगह कौन पढ़ती है? सरोजनी नायडू पढ़ती है। अब
1922 का अधिवेशन आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है। देखते हैं, गया स्थान होता है, अध्यक्षता CR दास करते हैं। इसमें बोला जाता है चुनाव में भाग लेने की CR दास के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। मतलब CR दास चुनाव में भाग लेना चाहते थे, जिससे अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसमें नाराज होकर इस्तीफा दे देते हैं। CR दास ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा देने के बाद इन्होंने CR दास ने प्लस मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का गठन किया 1922 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखते हैं विशेष अधिवेशन 1923 का। 1923 में विशेष अधिवेशन और वार्षिक अधिवेशन दोनों होता है। विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में और अध्यक्षता करते हैं आज़ाद, और सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, जो 35 वर्ष के होते हैं। कांग्रेस के नेताओं को आगे के चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाती है, यानी अब चुनाव लड़ने की इजाज़त दे दी जाती है। आगे चलते हैं 1923 के वार्षिक अधिवेशन में। इसका स्थान होता है काकीनाडा, जो बंगाल में पड़ता है, और मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्षता करते हैं। स्वराज पार्टी के विलय का प्रस्ताव पेश होता है। मतलब स्वराज पार्टी जिन्होंने 1922 में कौन कौन बनाए थे, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू माफ कीजिएगा, मोतीलाल नेहरू और CR दास, तो इन दोनों ने जो बनाया था, इसका विलय का प्रस्ताव पेश होता है। कॉमरेड समाचार पत्र का संपादन मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। ये जो कॉमरेड समाचार पत्र है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। आगे चलते हैं 1924 का अधिवेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थान होता है बेलगाम, कर्नाटक, और ये अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। तो एकमात्र अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा इसी अधिवेशन में की गई थी, और एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो महात्मा गांधी करते हैं। आगे चलते हैं 1925 के अधिवेशन में, जो कि कानपुर में होता है, और दूसरी महिला यहाँ पे देखिए सरोजनी नायडू दिखती है, जो अध्यक्षता करती हुई दिखती है, और ये भारतीय की प्रथम महिला अध्यक्षता होती है। अगर पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू, लेकिन अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट, और ये द्वितीय महिला अध्यक्ष थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन पारित नहीं हो पाया। आगे चलते हैं 1926 के अधिवेशन में, जो कि गुवाहाटी में होता है, और श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था 1926 के अधिवेशन में। आगे चलते हैं दोस्तों 1927, स्थान मद्रास होता है, अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। साइमन कमीशन के विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन वापस जाओ का नारा दिया गया, और कांग्रेस नेता अपना नया लक्ष्य, जो कि पूर्ण स्वराज था, उसका घोषणा करते हैं। और देखिए 1927 के साइमन कमीशन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और एक बिंदु जुड़ा हुआ है, जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम देखते हैं 1929 के अधिवेशन, जो लाहौर में होता है, और इनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इनमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो जाता है। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे देखिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो आप लोगों को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में स्टार्ट होता है, इसी के तहत दांडी यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आगे चलते हैं दोस्तों 1928 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता मोतीलाल नेहरू करते हैं। तो 1929 का ऊपर में था दोस्तों, ऊपर में पढ़ लिए, ये 1928 का है, तो आप लोग कवर कर लीजिए। नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग की गई, और कहा गया अगर नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं हुई तो हम लोग असहयोग करेंगे, मतलब हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ से देखते हैं कि 1930 में कोई भी अधिवेशन नहीं की गई थी।
अगला लेते हैं 1931 वाली अधिवेशन को, तो इसमें भी बहुत ही फैक्ट्स बनते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। स्थान होता है कराची, अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कहते हैं कि मूल अधिकार की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए, मूल अधिकार की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया। पूछा जाता है कि मूल अधिकार का जो प्रस्ताव होता है वो कब पेश किया जाता है, किस अधिवेशन में किया जाता है, और स्थान का भी नाम पूछता है तो 1931 के अधिवेशन को आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। अगला है कि जो प्रस्ताव आप मूल अधिकार का मांग का जो प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे कौन, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। गांधी इरविन समझौता को सहमति मिली और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से कौन, महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। 1936 स्थान होता है लखनऊ, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य होता है क्या, समाजवाद। तो यहाँ पे देखिए 1936 के अधिवेशन में समाजवाद कांग्रेस का लक्ष्य होता है, घोषित किया गया। कांग्रेस संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। अगला अधिवेशन को चलते हैं, जो कि 1937 का अधिवेशन होता है फैजपुर, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये जो है प्रथम अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था, और इसमें 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ, 13 सूत्रीय। आगे चलते हैं दोस्तों। 1938 ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इस अधिवेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। स्थान होता है हरिपुरा, अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए हरिपुरा कहाँ पे है, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके तथ्य देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू बने और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। रोमन लिपि को लागू करने का प्रस्ताव सुभाष चंद्र बोस ने पेश किया। पूछा जाएगा रोमन लिपि को लागू करने के लिए प्रस्ताव किसने पेश किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने पेश किया। रजवाड़ों को शामिल करने का प्रस्ताव पेश हुआ। अब देखिए 1839 का अधिवेशन को देखते हैं। इसमें था त्रिपुरी स्थान, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। सुभाष चंद्र बोस फिर से बने, लेकिन इसके इस्तीफा देने के बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, तो इसमें अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिससे सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच हुआ था। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है और हार होती है पट्टाभी सीतारामैया की। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी अपनी हार बताते हैं और इस अधिवेशन में वो नाखुश होते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसी के कारण गांधी जी को नाराज़ ना होने देने के कारण अपनी अध्यक्षता क्या करते हैं, वापस दे देते हैं उनको, और कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। उनके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 उसी वर्ष कर दी थी, और वो इस्तीफा देकर चले जाते हैं। उनकी जगह अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अगला देखते हैं 1940 के अधिवेशन को, जो कि रामगढ़ अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता करते हैं। ये जो रामगढ़ था तभी बिहार में पड़ता था, मतलब तभी बिहार झारखंड एक ही था, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये झारखंड में पड़ता है। तो इसमें क्या, द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा हुआ, पाकिस्तान की मांग का अस्वीकार कराना, और भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार, और सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्षता बने रहने का भी रिकॉर्ड अब्दुल कलाम आज़ाद के पास है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अबुल कलाम, ये अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम। तो आगे चलते हैं। देखिए 1940 के बाद 1941, 42, 43, 44 और 45 इसमें अधिवेशन नहीं होती है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, कांग्रेस को अवैध घोषित करार दे दिया। तो इन वर्षों में आपका अधिवेशन नहीं होता है। फिर जाके 1946 में अधिवेशन होता है, जो कि मेरठ स्थान होता है, और जेबी कृपलानी इनकी अध्यक्षता करते हैं, और ये स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन होता है।
देखिए, स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन होता है, इसके बाद भी अधिवेशन होता है, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्व का अंतिम अधिवेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा देश 1947 15 अगस्त को आज़ाद हो जाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देखे कांग्रेस से जुड़े, और उनका अच्छे से हम लोगों ने अध्ययन भी किया, वो भी स्थान, अध्यक्ष और तर्क के साथ। तो आप लोग अगर इतना कर लेते हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर हो, उसमें से अगर INM, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूट पाएगा, मुझे नहीं लगता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी ही अच्छी वीडियो लाने का फिर से मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहें, ढेर सारा प्यार लुटाते रहें, और पढ़ाई से जुड़े रहें, और अपना इस वर्ष एक सीट ज़रूर पक्का करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।